It means, comma, the satellite is bound to the central body. It means, comma, the satellite is bound, B-O-U-N-D, bound to the central body. Central body, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेनेट. सैटेलाइट जनरली प्लेनेट्स का चक्कर लगाते हैं. जैसे हमारा मून एक सैटेलाइट है और हम लोग यहाँ से कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी भेजते रहते हैं. बाउंड टू द सेंट्रल बॉडी, ब्रैकेट में प्लेनेट, ब्रैकेट क्लोज, बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स, बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड. तो भाई अगर किसी अर्थ के चारों ओर ना मून गोल गोल घूम रहा है, आप चाहते हो कि ना वो यहां से दूर चला जाए, तो उसको ना आप बस ये एनर्जी दे दो, -Gmm/r. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अर्थ का मास है, ये मून का मास है, और ये उनके बीच की डिस्टेंस है. जो वैल्यू आएगी ना उतनी एनर्जी आप मून को दे दो, मून अर्थ को छोड़ के चला जाएगा. अब वो बाउंडेड नहीं होगा अर्थ से. तो लिखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज नेगेटिव. इट मींस द सैटेलाइट इज बाउंड टू द सेंट्रल बॉडी व्हिच इज प्लैनेट by an attractive force and energy must be supplied to remove it, and energy must be supplied to remove it from the orbit. From the orbit, उसको ऑर्बिट से निकालना है तो वो एनर्जी आपको उसको सप्लाई करनी होगी. जैसे हम मार्स के ऊपर मिशंस भेजते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि वो पहले ना अर्थ का ही चक्कर लगाते रहते हैं. उसके बाद एक सर्टेन टाइम के ऊपर, मार्स मूवी देखी होगी आपने, मॉम, अभी जो आई थी अक्षय कुमार की, उसमें देखते हो ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वो क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं. इतनी एनर्जी देते हैं कि वो अर्थ छोड़ के बाहर चला जाता है और वो उसको मार्स की डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, वो पहुंच जाता है वहां. चलिए लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एक मिनट यहां पे 2 आएगा ना, पूरे में से हाफ गया तो हाफ बचा ना. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट, ये पूछेगा 1 मार्क में डेफिनेशन. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इंफिनिटी. ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा हिला दोगे उसको उसके ऑर्बिट से तो ये बाइंडिंग एनर्जी, उसको इंफिनिटी तक के जाने के लिए फ्री कर देना है आपको. The energy required to remove the satellite from its orbit to infinity is called binding energy of the system. Binding energy of the system. उसके बाद नीचे लिख लेना, binding energy is equals to, binding energy is equals to, ये लिख लेना, binding energy is equals to, पूरा पूरा लिखना, binding energy is equals to total energy is equals to -Gmm/2r. इतना लिखने पे 1 मार्क्स पूरे अवार्ड होंगे. हो गया. तो देखिए, अब कोई सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है, इसके ना ये वाले ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है, तो इसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, E1, मैंने मान लिया E1, तो ये कितनी होगी, -Gmm/2r1 के बराबर. अभी R1 ऑर्बिट में घूम रहा है, R1 रेडियस की. लेकिन हमारी इच्छा ये है कि ये यहां से निकल के अब दूसरे वाले एक ऑर्बिट में गोल घूमने लगे, और जो दूसरा वाला ऑर्बिट है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R2. तो अब इसके पास में नई एनर्जी आ जाएगी, कितनी, -Gmm/2r2. भाई अलग ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके पास एनर्जी अलग होगी, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले में क्या आता है, R. अलग ऑर्बिट मतलब उसके पास एनर्जी अलग. तो क्या ये सैटेलाइट अपने आप खुद से यहां से यहां चला जाएगा, नहीं, हमें इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, E2 - E1. दैट्स इट. लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, चेंज इन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. चेंज इन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट.
चेंज इन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, इसमें लिखिएगा व्हेन द सैटेलाइट इज ट्रांसफर्ड टू अ हायर ऑर्बिट, इसको हम लोग ना लोअर ऑर्बिट कहते हैं अंदर वाले को, और ये बाहर वाले को हायर ऑर्बिट कहते हैं या अपर ऑर्बिट भी कहते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा। व्हेन द सैटेलाइट इज ट्रांसफर्ड टू अ हायर ऑर्बिट, ब्रैकेट में ऐसा लिखना R2 इज ग्रेटर देन R1, हायर ऑर्बिट R2 इज ग्रेटर देन R1, देन नेक्स्ट लाइन में लिखना वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट, वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट W इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। आपको ये एग्जाम में पूछता है 1 मार्क में, कितना वर्क करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करके बताइए। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है E2 माइनस E1। तो देखो इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं, ध्यान से देखना। E2 की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस GMM अपॉन 2R2 माइनस ऑफ GMM अपॉन 2R1। तो ये तो माइनस में है, लेकिन ये माइनस माइनस के कारण प्लस हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बचता है GMM अपॉन 2। यहां पे क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2। ये फॉर्मूला हमारे पास बच जाता है। तो चाहो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखता, सीधे हमको एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे हम निकाल दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट हाइट ऑफ द सैटेलाइट, नेक्स्ट हेडिंग है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट किस हाइट पे, मैं आपको बोल दूंगा कि उसका टाइम पीरियड इतना है और उसकी वेलोसिटी इतनी है, बताओ वो किस हाइट पे है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास लिखिएगा, we know that time period of satellite is, we know that time period of satellite is 2 pi। यही होता है फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा है, इसको लिखा है ना, जहां पे स्मॉल आर क्या होता है, ये हमारी अर्थ है और सैटेलाइट यहां पे घूम रहा है, ये सैटेलाइट, तो यहां से यहां तक के तो कैपिटल आर होता है और यहां से यहां तक के क्या होता है, एच। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R प्लस एच। हम लोग तो शुरुआत से लिखते आ रहे हैं, और एच को ही निकालना है आपको कि इस अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है, तो यहाँ पे एच मिलना चाहिए ना। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे एच को, स्मॉल आर की जगह की कैपिटल आर प्लस एच, बस रखो और वैल्यू निकालो, खुद से निकालो। बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं देखना है, खुद से निकालना है। तो देखो मैंने फॉर्मूला डराइव कर लिया। पहले क्या किया, इस वाले 2 पाई को यहाँ नीचे भेज दिया, t अपॉन 2 पाई हो गया। उसके बाद ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ क्या बच गया, जो अंदर में था आर प्लस एच। ये अब इस जीएम को भी उस साइड भेज दूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जीएम। अभी आर प्लस एच का होल क्यूब है, इस क्यूब को इधर भेजूंगा तो देखो वो क्यूब रूट बन जाएगा 1/3। यहाँ क्या बचा, बस आर प्लस एच, जब आर भी इधर जाएगा तो माइनस आर। बुक में देखो क्या लिखा रहेगा, इस जीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम की जगह पे वो कई बार क्या लिख देता है, जी आर स्क्वायर, तो यहाँ जी आर स्क्वायर लिख देना, एक ही बात है।
चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो। तो एच के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला एक ही है, दो बार लिखने पे क्या है, कंफ्यूजन होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमको पता चल गया। चलिए अब अपनी शीट निकालिए, शीट के सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों ने वो देखा है, स्पेस स्टेशन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ग्रेविटी फील नहीं होती, वो लोग हवा में उड़ते रहते हैं। कभी देखा है सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ग्रेविटी मूवी देखे होगे, वो लोग हवा में उड़ते रहते हैं। मतलब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हुए हैं, अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर वो स्टेशन है, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन अंदर उसके उनको कोई ग्रेविटी फील नहीं होती। कभी देखा है आप लोगों ने वीडियो में? कभी नहीं देखा है? अच्छा, कुछ लोगों ने देखा है। तो उन लोगों को ना स्पेस में ग्रेविटी फील नहीं होती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां पे ग्रेविटी नहीं है? ग्रेविटी है, यहां से तो मून तक की ग्रेविटी है। जब उस मून को तक के हमने बाउंड करके रखा हुआ है अर्थ ने, तो यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर ग्रेविटी क्यों नहीं लगेगी? उनके ऊपर भी ग्रेविटी लगेगी, लेकिन उन लोगों को ग्रेविटी फील क्यों नहीं होती है? उसका हम लोग यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो देखो क्या होता है कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है कोई हमारा सैटेलाइट, कोई हमारा सैटेलाइट इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। ये देखो, ये इस पाथ में वो ऑर्बिट कर रहा है, और ये वो सैटेलाइट है, ये मैंने वो सैटेलाइट बना दिया, ये सैटेलाइट है या स्पेस स्टेशन है। इस स्पेस स्टेशन में ना आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो, ठीक है? अब आप ये खड़े हो, तो देखो एक तो आपके ऊपर क्या होगा जब आप इस सैटेलाइट पे खड़े हो इस स्पेस स्टेशन में। जैसे मैं यहाँ पे इस जमीन के ऊपर खड़ा हूं, तो मुझको क्या मिल रहा है? एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको भी क्या मिल रहा होगा? एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा। तो ये रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्मली नॉर्मल रिएक्शन होता है ये। मैं जमीन में खड़ा हूं, मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं mg, इसलिए मुझे ऊपर मिल रहा है एक रिएक्शन फोर्स। अब एक बात बताओ, इस बॉडी को, ये जो पिंक कलर की बॉडी है, इसको इस डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स क्या होगा? अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स। भाई दो बॉडीज जब भी आसपास होती है एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स। और वो फोर्स किसके इक्वल होता है? GMM अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है GMM अपॉन आर स्क्वायर, माइनस आर या प्लस आर? नेट फोर्स एक नीचे लग रहा है एक ऊपर, हाँ, तो माइनस आर। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? GMM अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? GM अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर है ना वो, इसलिए हमने स्मॉल आर का स्क्वायर लिखा है। अब ध्यान से देखो, इस साइड भी GMM अपॉन आर स्क्वायर और इस साइड भी तो GMM अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी? ये और ये तो आपस में इक्वल है, तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? अरे ये भी मान लो 10 है, माइनस आर इज इक्वल्स टू 10। 10 में से कितना माइनस होगा कि 10 मिलेगा? 0। यानी बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन फोर्स लगता ही नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं। मैं इस डाइस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं ना, तभी तो मुझे रिएक्शन मिल रहा है, लेकिन वहां पे मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मैं कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा हूं। मतलब मेरे लिए जो m इंटू जी है ना, उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए मुझको वहां पे वेटलेसनेस फील होता है, इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। वहां पे अगर आप एक वेइंग मशीन रखोगे और खड़े हो जाओगे ना, तो आपको वहां पे वजन आपका 0 आएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेइंग मशीन किसको मेजर करती है? रिएक्शन फोर्स को। देखो मेरा जो वजन है मान लो 70 kg, वो तो फिक्स है। मैंने नीचे एक वेइंग मशीन रखी है, उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया, 70 kg दिखाएगा। लेकिन सोचो अगर मैं ऊपर कुछ पकड़ के खड़ा हूं, बस पैर मैंने हल्के से टच करके रखे हैं, तो क्या अभी भी वो 70 kg दिखाएगा? नहीं। भाई मेरा वजन क्या कम हो गया क्या? वो क्या दिखाता है? रिएक्शन फोर्स। जितना मैं फोर्स लगाऊंगा बदले में वो रिएक्शन ऑफर करेगा, वही शो करता है।
तो यहाँ पे हमको रिएक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, नीचे कोई फोर्स ही नहीं है, यानी कि वहां पे हमको वेटलेसनेस फील होता है, कोई ग्रेविटी फील नहीं होती है। लिखिएगा इसको, हेडिंग डाल लीजिएगा, छोटा सा है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, इसको मैं लिखवा दूंगा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, इसको भी डिफाइन करने के लिए कहता है। तो समझ गए ना बच्चे लोग कि देखो अर्थ के चारों तरफ ये एक स्पेस स्टेशन घूम रहा था, ये मेरा यान है, इसमें मैं घूम रहा हूँ, यूएफओ है ये, इसमें मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर ऑब्वियसली एक रिएक्शन लगना चाहिए, और मेरे ऊपर अर्थ अपनी तरफ मुझे खींचेगी, तो जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर फोर्स से खींचेगी। तो नेट फोर्स कितना है मेरे ऊपर, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर, और न्यूटन ने बताया है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमेशा एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने उसकी जगह लिख दिया जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, तो देखा आर की वैल्यू तो जीरो आ रही है, रिएक्शन नहीं लग रहा है, मतलब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया उसके ऊपर, और जब मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो रिएक्शन नहीं मिल रहा है, इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। किसके ऊपर, देखो वो स्यूडो फोर्स होता है, आपका फ्रेम कौन सा है ये डिपेंड करता है। जैसे कि देखो, जब आप देखोगे बाहर से किसी कार को, या फिर देखो ये स्टोन को अगर मैं देख रहा हूं, जिसको मैं पत्थर से बांध के घुमा रहा हूं, तो उसमें एक टेंशन दिख रहा है मुझे इधर, तो मुझे क्या लग रहा है कि पत्थर को ना इधर खींचा जा रहा है। लेकिन सोचो अगर मैं किसी कार के अंदर बैठा होता हूँ और वो कार ऐसी टर्न लेती है, तब मैं अंदर की तरफ नहीं जाता, मैं सेंटर से बाहर की तरफ जाता हूँ। तो फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें सेंट्रीपिटल दिखता है, और जब हम लोग खुद वहां देखो, अभी हम इसके अंदर घुस चुके हैं, इसके अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। लिखिएगा, व्हेन अ प्लेनेट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हेन अ प्लेनेट मूव्स अराउंड द अर्थ in a circular orbit, then the acceleration of satellite, then the acceleration of satellite is, then the acceleration of satellite is, acceleration of satellite is gm upon r square, gm upon r square towards the earth, towards the earth, full stop. Next line में, and gravitational force of earth, and gravitational force of earth is equals to gmm upon r square, ये वाला फोर्स लग रहा है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में लिखना रिएक्शन बाय द सरफेस, रिएक्शन बाय द सरफेस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, रिएक्शन को हमने कैपिटल आर बोला हुआ है, कैपिटल आर। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये लिख देना नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है ये इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां तक के लिख लीजिएगा, फिर नीचे लिख लेना देयरफॉर, देयरफॉर r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, बस इसके बाद एक लाइन लिखना है और खत्म। Thus, the surface does not exert any force. Thus, the surface does not exert any force on the body. Thus, the surface does not exert any force on the body, and hence, its apparent, मतलब जो फील हो रहा है apparent, and hence its apparent weight is 0. एक्चुअल वेट 0 नहीं हुआ है, लेकिन हमें फील हो रहा है apparent weight is 0.
full stop. Such a state is called weightlessness. Such a state is called weightlessness. Weightlessness. इसमें नेट नहीं चलता है शायद, आप लोग गूगल करके देखना इनसाइड आईएसएस। यहां पे देखो जैसे ये है, आपको पता नहीं दिख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखो स्पेस स्टेशन में से हवा में उड़ रहे हैं, दिख रहे हैं? तो वहां पे कुछ वजन फील ही नहीं होता है, वो आप जिस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी। यहाँ पे लेकिन हवा भरी होती है, तो जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप हाथ से ऐसे कर करके कहीं पे भी ऊपर नीचे पहुंच सकते हैं। पानी जितना अच्छा तो फोर्स नहीं मिलेगा आपको, लेकिन देखो स्पेस स्टेशन में ऐसे इंसान तैरते रहता है, जबकि अर्थ से कितना ऊपर है ये, बस 400 किलोमीटर अबव है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है। तो क्या वहां पे एक्चुअल ग्रेविटी जीरो है? नहीं, लेकिन हमको वहां पे फील होता है ऐसे ही। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने ग्रुप में भी बच्चों फोटो भेजी हुई थी, एक पीडीएफ फाइल शेयर की हुई है जिसमें ना क्वेश्चंस हैं पूरे, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी उस पीडीएफ को खोल लीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो है वो है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के ऊपर पहला क्वेश्चन है, उसमें ये बोल रहा है कि ये एक एलिप्टिकल पाथ है किसी प्लेनेट का, ये एलिप्टिकल पाथ है किसी प्लेनेट का, और इसमें 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है ए, दूसरा पॉइंट दे रखा है ये वाला बी, यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है बी, और ये वाला एक पॉइंट सी दे रखा है। यहाँ पे जो है कोई हमारा सन है। तो पूछ रहा है कि किस लोकेशन के ऊपर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा अरेंजमेंट। तो देखो हमें एक चीज पता है, आर वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आज की क्लास में हमने देखा था आर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आर इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये देखो R1V1 इज इक्वल्स टू R2V2, तो R1V1 इज इक्वल्स टू R2V2। तो देखो ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसको उतना कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रह सकता है। देखो R1V1 इज इक्वल्स टू मान लो 100 है, और R2V2 भी क्या होगा, हमेशा 100। अगर R1 की वैल्यू बढ़ गई, भाई अगर V1 की वैल्यू कम नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो 100 से ऊपर हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे एक बढ़ता है दूसरा अपने आप कम होने लगता है। तो यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है ना सबसे ज्यादा है, उससे बड़ी डिस्टेंस ये वाली है आर बी, और ये तो सबसे छोटू सी डिस्टेंस है आर सी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा। तो देखो ये वाली प्लेस पे ना काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। और ये वाली प्लेस पे ये ऑर्बिट ऐसे ऐसे कर रहा है, यहाँ पे पता है काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम। इसको ऐसे याद रखना, अर्थ के पास से जब गुजरेगा, सॉरी सन के पास से अगर कुछ गुजरेगा तो बहुत फास्ट निकलना होगा, अगर स्लो होगा तो सन में समा जाएगा। दूर है तो भाई स्लो स्लो चल सकता है। आप किसी डॉगी के पास से गुजर रहे हो, अगर पास से गुजरोगे तो बहुत फास्ट फास्ट चलना पड़ेगा ना, दूर रहोगे तो एकदम आराम आराम से भी जा सकते हो। तो जितना दूर वेलोसिटी उतनी कम। तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, ए के ऊपर, उसके बाद कहाँ होगी, बी पे, मतलब उससे ज्यादा बी पे, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, सी के ऊपर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी सी के ऊपर। भाई ये वाली जगह पे सबसे कम होती है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ए। काइनेटिक एनर्जी ए से ज्यादा कहां पे होगी, एट पॉइंट बी, और उससे ज्यादा कहां पे होगी, सी के ऊपर। क्या उल्टा बना दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डायग्राम में इसको सी बोला है, इसको बी बोला है, और इसको ए बोला है। हाँ जो मैंने बनाया था उसके हिसाब से ये सही था,
और इसके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? बी। काइनेटिक एनर्जी एट सी सबसे कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी सी। मैंने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे धोखे से मैंने ए इधर लिख दिया था, जो बुक में बना हुआ है ना हमारे पीडीएफ में, उसके हिसाब से ऑप्शन यही होगा। उसके बाद दूसरा वाला देखो, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला कहां गया? हाँ, ये टाइम पीरियड वाला। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए। अब मैं प्लेनेट ए की बात कर रहा हूं। प्लेनेट ए के लिए जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स है बी से, तो टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ बी लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो पूछ रहा है कि जो आर ए है इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन, इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। तो ये वाला फॉर्मूले में हम लोग यूज कर लेते हैं। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, तो टी ए का स्क्वायर आर ए के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो टी बी का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर बी के क्यूब के। अब दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूं, इस साइड दिस डिवाइड बाय दिस, इस साइड दिस डिवाइड बाय दिस। हाँ चल रहा है ना मैम? हाँ इसके बाद तो दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं ना तो प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको इक्वल लिखेंगे, देखो टी ए अपॉन टी बी वहां से निकाल सकते हो आप। टी ए अपॉन टी बी क्या होगा? 1/8। तो 1/8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी का क्यूब। तो यहां से आर ए अपॉन आर बी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू 1/8 की पावर में 1/3 और उसके बाद में स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर लो, बाद में क्यूब रूट निकालो, चाहे पहले क्यूब रूट निकालो बाद में स्क्वायर निकालो, बात एक ही होती है। तो क्यूब रूट करने से फायदा क्या होगा? 8 क्या बन जाएगा? 2। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। और उसके बाद बाहर लगा हुआ है ये, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4। आर ए इज इक्वल टू 1/4। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, 4 टाइम्स। तो सेकंड नंबर वाला भी हमसे सॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरा वाला देखो, द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ना बहुत बार पूछता है एग्जाम्स में, आप लोग के स्कूल एग्जाम्स में। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर दिस एंड दिस मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम, अब इस बार ना रेडियसेस का रेशियो दे रखा है और टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है, तो सेम ऐसे ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? अ बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी। बताओ चौथे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? चौथा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में कि कोई बॉडी ना सरफेस पे रखी हुई थी। अब अगर सरफेस पे रखी थी तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जी। अब उसको कहां लेके चला गया? ऊपर। कितना ऊपर लेके गया? अर्थ की रेडियस का हाफ। तो बताओ उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी होगी? अब कितनी ग्रेविटी होगी? जी डैश। तो जी डैश का फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत ऊपर ले गए हैं, अर्थ की रेडियस का हाफ यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने बताया था अप टू 320 किलोमीटर ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? जी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो जी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जी डैश इज इक्वल्स टू जी, ये कितना हो जाएगा? आर अपॉन आर प्लस r/2। बोला ना उसने, कहां तक ले गए हम लोग? अर्थ की रेडियस के हाफ डिस्टेंस ऊपर तक के, इसका भी स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे से r और r तो कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? 3/2। यहाँ पे 2 ऊपर चढ़ जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना हो जाएगा? इधर 2, तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर और सामने में जी। सॉल्व करोगे ना ऊपर नीचे r कट के इतना ही बचना है।
तो कितना आ जाएगा 4/9, 4/9। तो जी डैश इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ जी। पुराना वाला m इंटू जी कितना था 72 न्यूटन। अब देखो जब g की वैल्यू ही 4/9 टाइम्स हो गई तो वेट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4/9 टाइम्स। वेट होता कितना है m इंटू जी। जब g की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो वेट भी हाफ हो जाएगा। तो g की वैल्यू यहाँ पे इतनी हो गई तो नया वाला वेट कितना हो जाएगा। देखो दोनों साइड हम लोग ना m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी m और इस साइड भी m। पुराना वाला mg आपको दे रखा है, कितना दिया है 72 न्यूटन। तो नया वाला वेट आ जाएगा mg डैश इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू 72। ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 32 न्यूटन। ठीक है, तो आपने जी निकाला और आपको वेट मिल गया। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट बी। हाइट 2 मीटर तक के। आपको पता है हम लोग अर्थ पे जंप करते हैं तो मैक्सिमम मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 फीट तक के जंप कर पाते हैं, जनरली एवरेज है ये, हर कोई अलग अलग करता है। रोनाल्डो 6 फीट तक के कूद जाता है, ऑन एन एवरेज हम लोग 3 फीट तक के जंप कर सकते हैं। अब बताओ मून पे हम लोग अगर सेम उसी पर्सन को ले जाएं जो अर्थ पे 3 फीट ऊपर तक के जंप किया था, तो मून पे वो ज्यादा ऊंचाई तक के जंप करेगा या कम हाइट तक के। अर्थ में 3 फीट तक के किया, अब ये जो मून है छोटा, इसके ऊपर पता है ये और भी ज्यादा हाइट तक के जंप कर पाएगा। क्यों जंप कर पाएगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसा देख रहे हैं, कितना ऊपर कूदा, तो s की जगह मैं क्या लिख दूं, h लिख देता हूं। जब वो एकदम अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी एकदम टॉप मोस्ट पे 0। इनिशियली तो कुछ वेलोसिटी से ही उछलता है, तो क्या हो जाएगा यहां से यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो इसकी जगह पे -2gh लिखना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर -2gh। तो यहां से देखो ये इस तरफ आ गया तो ये बच जाएगा 2gh। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखो कोई बंदा जो है अगर सेम स्पीड से उछल रहा है, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो उसकी जो हाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उस प्लेनेट के जी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सेम बंदा यहां पे भी जंप कर रहा है और दूसरी जगह भी जंप कर रहा है तो वो तो जंप सेम वेलोसिटी से करेगा। तो देखो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, उसके लिए यू की वैल्यू सेम है दोनों प्लेनेट के लिए, लेकिन जी की वैल्यू चेंज होगी तो एच की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो पहले प्लेनेट पे क्या बोल रहा है कि वो ना 2 मीटर तक के जंप करता है, लेकिन दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी ना 9 टाइम्स कम है, तो भैया ये तो कुछ ज्यादा जंप करेगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को दी एंड करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास के बाद। बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चंस बनाओ, इसमें से अब मैं एक ही क्वेश्चन है जो सॉल्व करवाऊंगा आगे, 9th नंबर और 10th नंबर, बाकी सब आपको खुद से बनाना है और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। एक ही बच्चे ने अभी तक के मुझको बना के भेजा था, उसको मैंने उसका सॉल्यूशन भेज दिया है। मेरे पास सॉल्यूशन बना रखा है इस पूरे का 16 क्वेश्चन का। जो भी मुझसे मांगेगा कि सर मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मैं उसको तुरंत भेज दूंगा, आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सको इसलिए। ठीक है, चलिए बनाइए फिर इसको। ओके, रिमाइंड तान्या आप लीव कर सकते हैं बच्चे। थैंक यू।